अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डेटा प्री प्रोसेसिंग में डेटा क्लीनिंग की टेक्निक्स जो है वो पढ़ी थी। आज के लेक्चर में हम डेटा इंटीग्रेशन जो है उसे डिस्कस करेंगे। डेटा इंटीग्रेशन एक्चुअली जो है पहले हम उसको डिफाइन कर लें कि है क्या। इसमें हम कहते हैं कि हम जो है वो जब डेटा को कंबाइन कर रहे होते हैं मल्टीपल सोर्सेज से एक कोहेरेंट स्टोर के अंदर, उससे हम कहते हैं कि वो डेटा इंटीग्रेशन है। इसमें जो है सबसे मेन जो काम होता है वो हमें स्कीमास को इंटीग्रेट करना मुश्किल होता है। इसी तरह उसी स्कीमा में जो है वो आगे ऑब्जेक्ट्स आते हैं या एंटिटीज हैं, फिर उनको जो है वो इंटीग्रेट करने में जो है वो कुछ प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। अगर स्कीमा की बात करें तो हम कहते हैं कि स्कीमा ए डॉट कस्टमर आईडी इक्वल टू स्कीमा बी डॉट कस्टमर नंबर। तो इट मीन वहां पे जो फर्दर एट्रीब्यूट या की वैल्यूज हैं या उनके जो नेम है लेबल्ड है वो डिफरेंट है। और फिर जो है वो इंटीग्रेट मेटा डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज के हमें डिफरेंट सोर्सेज से जो है वो मेटा डेटा को भी कंबाइन करना पड़ता है। एंटिटी आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम है। फिर हमने जो है वो रियल वर्ल्ड एंटिटी जो कि मल्टीपल डेटा सोर्सेज में एग्जिस्ट करती हैं उनको आइडेंटिफाई करना है कि वो सिमिलर है या नहीं है। फॉर एग्जांपल हमने बिल क्लिंटन है और दूसरी जगह पे जो है वो विलियम क्लिंटन है, दोनों के नेम डिफरेंट है लेकिन एंटिटी जो है वो सेम है, तो उन्हें आइडेंटिफाई करना होता है कि ये दोनों सेम एंटिटीज हैं या नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है डिटेक्टिंग एंड रिजॉल्विंग द वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट के डिफरेंट रियल वैल्यू में वर्ड में जो वैल्यूज हैं एंटिटी की वैल्यूज हैं या एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज हैं जो डिफरेंट सोर्सेज से आ रहे हैं उनके दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना। और उसकी जो मेन रीजंस हो सकती हैं, जो पॉसिबल रीजंस हैं वो उसकी डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन हो सकती हैं कि हम फॉर एग्जांपल जो है वो रुपीज में अमाउंट को एक जगह रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दूसरी जगह हम उसे जो है वो डॉलर्स में रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, या हम उसके लिए जो है वो मेट्रिक यूज कर रहे हैं तो किसी और जगह हम उसके लिए ब्रिटिश यूनिट्स यूज कर रहे होंगे। अब इन रिडंडेंसीज को हम जो है वो हैंडल कैसे करते हैं डेटा इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रिडंडेंट डेटा ऑफन अकर्स व्हेन इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल डेटाबेसेस। जब हम एक से ज्यादा डेटाबेसेस को इंटीग्रेट कर रहे होते हैं तो फिर रिडंडेंसीज अकर होती हैं और बेसिकली उन रिडंडेंसीज को जो है वो रिजॉल्व किया जाता है। रिडंडेंसी है क्या? नॉर्मली जो है वो डेटा डुप्लीकेशंस को जो है वो हम रिडंडेंसीज कहते हैं कि आपका डेटा जो है वो मल्टीपल टाइम आपकी डेटाबेस में अकर हो रहा होगा तो वो डेटा रिडंडेंसीज कहलाएंगी। और उसमें मेन जो पॉइंट्स हैं वो ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन है कि हम जो है वो सेम एट्रीब्यूट्स या ऑब्जेक्ट्स के डिफरेंट नेम हो सकते हैं डिफरेंट डेटाबेसेस में। और फिर सेकंड पॉइंट जो है वो ड्राइवेबल डेटा है कि आपने डिफरेंट एट्रीब्यूट्स जो है वो ड्राइव किए होते हैं डिफरेंट दूसरे एट्रीब्यूट से, या एक एट्रीब्यूट जो है वो हमने ड्राइव किया होता है किसी दूसरे एट्रीब्यूट से तो उसको हम जो है वो ड्राइव डेटा कहते हैं। अब रिडंडेंसी जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं हमारे डेटा एनालिसिस के अंदर, और इसके लिए नॉर्मल जो है वो टेक्निक जो यूज होती है वो कोरिलेशन एनालिसिस है। और कोरिलेशन एनालिसिस को हम आगे फर्दर जो है क्योंकि कैटेगोरिकल डेटा और न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर जो है वो डिफरेंट टेक्निक्स यूज होती हैं और इसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं रिडंडेंसीज को और फिर आइडेंटिफाई करने के बाद हम उन्हें रिमूव कर सकते हैं। तो पहली टेक्निक की तरफ आते हैं जो कि कोरिलेशन एनालिसिस है न्यूमेरिकल डेटा के। इसमें न्यूमेरिकल डेटा में जो रिडंडेंसीज हैं उन्हें रिमूव करने के लिए जो हम कोरिलेशन एनालिसिस यूज करते हैं। अब कोरिलेशन एनालिसिस को पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोएफिशिएंट्स भी कहा जाता है। अगर हम इसके फार्मूले को डिस्कस करें तो एक्चुअली इसके फार्मूले में हमारे पास दो डिफरेंट टपल्स हैं, एक P है और दूसरा Q है। P माइनस P बार का मतलब यह है
P हमारा एक टपल है और P बार उसी का मीन है, Q हमारा दूसरा टपल है और Q बार जो है वो उसी का मीन है। और यहाँ पे ये जो सिंबल हैं ये बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले हैं। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करें इसी फार्मूले को तो हम कह सकते हैं P और Q का क्रॉस प्रोडक्ट, P Q यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और N जो है वो नंबर ऑफ सैंपल्स है, नंबर ऑफ टपल्स है और P और Q जो है वो हमारे पास डिफरेंट मीन्स ऑफ मैपिंग है। जो कि P और Q को हमने P को Q पे मैप करना है तो इस मीन एक को हम P कह रहे हैं दूसरे को Q कह रहे हैं। अब यहां पे जो पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोफिशिएंट्स है इनकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आती है तो हम कहते हैं P एंड Q आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड। और हमने यहाँ पे P एंड Q बेसिकली जो है दो कंसीडर किए हैं और अगर हमारे पास ये मल्टीपल होंगे तो इट मीन्स हम उसको जो है वो इसी तरह वो आगे एक्सटेंड होते जाएंगे। R P Q की वैल्यू अगर 0 होगी तो हम कहेंगे कि ये दोनों इंडिपेंडेंट है, इन दोनों में कोई कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। और अगर R P Q लेस देन 0 होगा तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे नेगेटिव कोरिलेशन है या इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव है। इसको फर्दर एलेबोरेट करने के लिए क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, अगर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि इसको रिप्रेजेंट कर रहा है अगर हमने किसी के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट करनी हो तो उसका फार्मूला ये है कि हम उसके जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं, फ्रीक्वेंसी मीन उसके जितने अकरेंसेज हैं हम उनको सम करेंगे और टोटल नंबर ऑफ अकरेंसेज पे उसे डिवाइड कर देंगे। उसको ज्यादा क्लियरली अंडरस्टैंड करने के लिए हम इस एग्जांपल पे आते हैं जहां पे x है और x की हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और 7 अकरेंसीज है। हम इसकी इन सारी वैल्यूज को सम अप करेंगे जो कि 28 है इन सबका सम। जहां पे हम वापस फार्मूले में आए तो जहां पे हम सिंपल हमें x चाहिए तो वो तो हम x की वैल्यू यूज कर लेंगे जहां पे हमने तो वो x की वैल्यू यहाँ पे यूज होंगी और जहां पे हमें x स्क्वायर चाहिए वो हम उन्हीं वैल्यूज का 1 बाय 1 इन्हीं वैल्यूज का 1 बाय 1 स्क्वायर लेते जाएंगे जिसका 4 का स्क्वायर 16 है, 6 का 36 है, 2 का 4 है। इनको सम अप करेंगे तो ये 154 बनेगा। तो हम यही वैल्यूज यहाँ पे 28 पुट किया फार्मूले में और यहाँ 154 पुट किया और टोटल इनकी अकरेंसी 7 है तो 7 पे डिवाइड कर रहे हैं। एट द एंड 154 डिवाइडेड बाय 7 22 आएगा और 28 डिवाइडेड बाय 7 उस 4 आएगा और उसका जब स्क्वायर लेंगे तो वो 16 आएगा। हम इसमें से ये माइनस करेंगे जो कि 6 है और 6 का अंडर रूट 2.45 है। फर्दर हमें अगर कहीं पे मीन की जरूरत पड़ती है जिसको हम कहते हैं जो कि हमें यहाँ पे चाहिए इस फार्मूले में P का भी हमें मीन चाहिए और हमें Q का भी मीन चाहिए। तो अगर हमने किसी एट्रीब्यूट का या किसी टप्पल का अगर हमने मीन कंप्यूट करना है तो मीन के लिए जब न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी तो मीन कंप्यूट करने के लिए जो है वो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। हम उसकी सारी वैल्यूज को सम अप करेंगे जो कि यहां इस केस में ये सम जो है वो 28 है और उसको हम 7 पे डिवाइड करते हैं तो इट मीन वो 4 है। तो अगर हमने इस x का मीन कंप्यूट करना हो तो वो 4 है 28 डिवाइडेड बाय 7 और हम इसी तरह जो है वो p का भी मीन कंप्यूट करना हो। इट मीन हम एग्जांपल दो डिफरेंट टपल्स लें एक p हो एक q हो तो वहां पे फिर हम इस तरह से ये फार्मूला कंप्यूट कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है कोरिलेशन को हम जो है वो एक लीनियर रिलेशनशिप के तौर पे देखते हैं। उसको अगर हम स्टेप बाय स्टेप इसको फर्दर डिवाइड करें, कोरिलेशन को डिफाइन करें, तो हम कहते हैं P डैश के इक्वल टू P ऑफ के माइनस मीन ऑफ P, यानी हम उसकी हर वैल्यू में से उसका मीन माइनस करते जाते हैं और उसको डिवाइड करते जाते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ P पे। इसी तरह Q डैश कंप्यूट करने के लिए हम Q के इट मीन Q की हर वैल्यू में से उसका मीन माइनस करेंगे और उसे डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन पे, तो ये हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी। इसकी बेस पे हम कोरिलेशन डिफाइन कर सकते हैं जो कि P डैश का क्रॉस प्रोडक्ट होगा विद Q डैश। कोरिलेशन को अगर हम विजुअलाइज करें तो ये हमारे पास -1 से यहां से स्टार्ट हो रहा है, दो वैल्यूज के दरमियान है, P और Q के दरमियान -1 से +1 तक है, और जहां पे ये प्लॉट स्कैटर्ड है वहां पे जो है वो इनके दरमियान सिमिलैरिटी हाई है, और जहां पे ये प्लॉट स्कैटर्ड नहीं है वहां पे सिमिलैरिटी जो है वो लो है। इट मींस अगर हम इसे कंसीडर करें तो यहाँ पे भी सिमिलैरिटी लो है, अगर हम इसे कंसीडर करें तो यहाँ पे भी सिमिलैरिटी लो है, और जहां पे ये स्कैटर्ड है, प्रॉपरली स्कैटर्ड है, इट मीन ये रीजन है या ये वाला जो रीजन है यहाँ पे जो है वो इनके दरमियान सिमिलैरिटी जो है वो हाई है। इट मीन हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कोरिलेशन वैल्यू जो है वो हाई है। अब कैटेगोरिकल डेटा में कोरिलेशन एनालिसिस के लिए जो है वो काई स्क्वायर की टेक्निक यूज की जाती है, और इसमें हम दो डिफरेंट वेरिएबल अगर कंसीडर करें, एक को हम ऑब्जर्व कह रहे हैं, दूसरे को हम एक्सपेक्टेड कह रहे हैं, उन दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर लेते हैं, उसको डिवाइड करेंगे एक्सपेक्टेड पे, और जितनी इसकी वैल्यू हाई होगी मीन्स कि वो दोनों वेरिएबल जो हैं वो उतने ज्यादा एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, और जितनी इनकी वैल्यू लो होगी इट मीन उतने ही ज्यादा जो है वो एक दूसरे के साथ उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो वीक है। अब इसमें कहते हैं कि कोरिलेशन जो है वो कॉजलिटी पे जो है वो डिपेंड नहीं करती। जिसमें से अगर हम एग्जांपल लें तो नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स एंड नंबर ऑफ कॉट थेफ्ट्स इन द सिटी आर कोरिलेटेड। इट मीन दोनों की जो है वो एक्चुअली डोमेन सेम नहीं है, तो ये कॉजल वैल्यूज पे जो है वो बिल्कुल डिपेंड नहीं करती। अब यहां पे अगर हम देखें तो ये दोनों जो है वो कॉजली लिंक्ड है एक थर्ड वेरिएबल पे जो कि पॉपुलेशन है। इट मीन हॉस्पिटल्स है तो वो भी पॉपुलेशन के साथ कोरिलेटेड है, और कार थेफ्ट है तो वो भी पॉपुलेशन के साथ जो है वो कोरिलेटेड है। अब काई स्क्वायर को डिस्कस करने के लिए हम उसकी एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में हमारे पास जो है वो दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, एक जो है वो साइंस फिक्शन है और दूसरा प्ले चेस है। अब साइंस फिक्शन में हमारे पास आगे दो सब कैटेगरीज हैं जिसमें लाइक साइंस फिक्शन है और नॉट लाइक साइंस फिक्शन है, और इसी तरह चेस में प्ले चेस है और नॉट प्ले चेस है। और यहाँ पे इसमें हम जो एंट्रीज देखें, एक को हम रो वाइज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक एट्रीब्यूट को एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल को हम जो है वो कॉलम वाइज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे हम जो है वो इन वैल्यूज को कंसीडर करेंगे तो लाइक साइंस फिक्शन के हमारे पास 250 अकरेंसीज हैं और उनमें से 90 जो है वो प्ले चेस की अकरेंसीज हैं, और फिर हमारे पास 200 जो है वो लाइक साइंस फिक्शन की अकरेंसीज हैं और 360 जो है वो नॉट प्ले चेस की हैं। इसी तरह यहां पे एंट्री देखें तो नॉट लाइक साइंस फिक्शन के लिए वैल्यू 50 है और प्ले चेस की वैल्यू 210 है, और इसी तरह जो है वो नॉट लाइक साइंस फिक्शन 1000 है और नॉट प्ले चेस 840 है। हम इन्हीं वैल्यूज को जो है वो यहाँ पे काई स्क्वायर कंप्यूट करने के लिए यूज करेंगे। पहली वैल्यू जो है वो हमारे यहाँ पे इस एट्रीब्यूट हम इन वैल्यूज का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं जो कि 250 माइनस 90 डिवाइडेड बाय 90 है,
इस तरह सेकंड वैल्यू जो है वो 200 माइनस, सॉरी हम कॉलम वाइज आगे मूव करेंगे तो 50 माइनस 210 डिवाइडेड बाय 210 है, और फिर थर्ड वैल्यू जो है 200 माइनस 360 डिवाइडेड बाय 360, और फिर 1000 माइनस 840 डिवाइडेड बाय 840, और रिजल्टेंट वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो 507.93 है। इट शोज दैट लाइक साइंस फिक्शन एंड प्ले चेस आर कोरिलेटेड इन ग्रुप, कि इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग है। उसकी रीजन क्या है, हम उसको चेक करने के लिए हम का स्क्वायर के लिए जो टेबल यूज होता है जिसको हम प्रोबेबिलिटी लेवल अल्फा कहते हैं उसे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है उस टेबल में एंट्रीज चेक करनी है। एंट्रीज एक्चुअली हमारे पास है क्या, फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कंप्यूट करते हैं जो कि हमारे पास 2 रोज और 2 कॉलम है, तो हम 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 1 लेंगे। 2 फर्स्ट रो, यहाँ पे ये 2 हमने नंबर ऑफ रोज के लिए लिया है, ये वाला 2 जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए है, और माइनस 1 तो इक्वल टू 1 आएगा, जिसका मतलब ये है कि हमने इस टेबल में से जो एंट्री चेक करनी है कि हमने इस अपोजिट, पहला जो अपोजिट था कि ये दोनों स्ट्रांगली कोरिलेटेड है, वो एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट होता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ये हमसे ये 1 लेंगे, और 0.0 अल्फा की वैल्यू है जो कि हम जब अज्यूम कर रहे हैं तो वो 10.827 है, और हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो इससे ग्रेटर है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो अपोजिट था वो ठीक था, और ये दोनों जो है वो हम कह रहे हैं कि स्ट्रांगली कनेक्टेड है। उसके बाद हम आते हैं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन पे। अब डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में हमने एक डेटा को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना होता है। इसको हम डिफाइन करें तो हम कहते हैं फंक्शन दैट मैप्स द एंटायर सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ अ गिवन एट्रीब्यूट टू अ न्यू सेट ऑफ रिप्लेसमेंट वैल्यूज। ईच ओल्ड वैल्यू कैन बी आइडेंटिफाइड विद वन ऑफ द न्यू वैल्यूज। कि हम पुरानी वैल्यूज को ट्रांसफॉर्म करते हैं न्यू वैल्यूज में, उसके लिए मेथड्स क्या है, स्मूथिंग एंड मूव नॉइज फ्रॉम डेटा जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एग्रीगेशन है, समराइजेशन है, डेटा क्यूब कंस्ट्रक्शन है कि आप डेटा को एग्रीगेट कर देते हैं, उसको समराइज कर लेते हैं। फिर जनरलाइजेशन है, कॉन्सेप्ट हायरार्की क्लेमिंग है, इसके लिए जो तकनीक यूज होती है कि आप डेटा को जनरलाइज कर लेते हैं। और उसके बाद डेटा नॉर्मलाइजेशन है। नॉर्मलाइजेशन में जो है वो जो तकनीक यूज होती है वो स्केल, वो मीन मैक्स नॉर्मलाइजेशन है, जी स्कोर नॉर्मलाइजेशन है, और नॉर्मलाइजेशन बाय डेसिमल स्केलिंग है। और इसको हम ये भी कहते हैं स्केल टू फॉल विद इन अ स्मॉल स्पेसिफाइड रेंज, कि हम उसको हाई रेंज टू लो रेंज जो है उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। और एट्रीब्यूट डिवाइडेड बाय फीचर कंस्ट्रक्शन टेक्निक है, न्यू एट्रीब्यूट्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं फ्रॉम गिवन वंस, कि हम पहले वाले एट्रीब्यूट से ही नए एट्रीब्यूट्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो फीचर एक्सट्रैक्शन अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे, पहले हम यहाँ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में नॉर्मलाइजेशन को देखते हैं। नॉर्मलाइजेशन में मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन है। मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन को अगर आप देखेंगे तो आपके पास न्यू मिन है और न्यू मैक्स, फिर हमने एग्जिस्टिंग वैल्यूज को मैप करना है, और उसके अंदर कोई भी गिवन वैल्यूज को हम उसके पहले वाले मिनिमम को गिवन स्पेसिफिक वैल्यू में से माइनस करेंगे, और उसको डिवाइड करते हैं गिवन मैक्सिमम माइनस गिवन मिनिमम, और फिर हमारे पास आती है न्यू मैक्सिमम और न्यू मिनिमम का डिफरेंस, और उसमें हम प्लस करेंगे न्यू मिनिमम। इट मीन अगर हम अज्यूम करें तो ये हमारे पास पहले से जो वैल्यू गिवन है उसमें मिनिमम वैल्यू 12,000 है और मैक्सिमम 98,000 है, और हमने न्यू उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन की है वो 0.0 जो है वो मिनिमम है और 1.0 जो है वो मैक्सिमम है, और एक स्पेसिफिक वैल्यू जो कि 73,000 है इसको हमने नॉर्मलाइज करना है। जब इसको मैप करेंगे तो हम 73,600 में से माइनस करेंगे 12,000 को, और फिर क्योंकि मैक्सिमम था हमारे पास 98,000 माइनस 12,000 ये ओल्ड वैल्यूज है, और फिर न्यू मैक्स माइनस
न्यू मिन प्लस न्यू मिन और रिटर्न वैल्यू 0.716 आएगी। इट मीन ये वाली वैल्यू जो 73,600 है ये मैप हो जाएगी 0.716 पे। उसके बाद सेकंड अप्रोच है जी स्कोर नॉर्मलाइजेशन। जी स्कोर नॉर्मलाइजेशन में हमें चाहिए मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन यूज होती है। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हम किसी भी गिवन वैल्यू में से उसका मीन माइनस करेंगे और उस एट्रीब्यूट का मीन ओवरऑल, क्योंकि एक एट्रीब्यूट का मीन होगा और v एक स्पेसिफिक वैल्यू है, और हम उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन पे उसको डिवाइड कर देंगे, रिजल्टेंट हमें एक न्यू वैल्यू मिल जाएगी। अब मीन अगर हम कंप्यूट करते हैं उसकी सैलरी का तो हमारे पास आता है 54,000 और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है हम उसे कह रहे हैं वो 16,000 है। तो हम क्या करेंगे, हम 73,600 जो कि करंट वैल्यू है उसमें से माइनस करेंगे मीन को जो कि 54,000 है, उसको डिवाइड कर देंगे 16,000 पे, तो रिजल्टेंट वैल्यू जो है वो 1.225 पे जो कि नॉर्मलाइज वैल्यू आ गई। उसके बाद आती नॉर्मलाइजेशन बाय डेसिमल स्केलिंग। इसके अंदर हम जो है वो किसी भी गिवन वैल्यू को 10 की पावर j से डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे जो है वो j की वैल्यू डिपेंड करती है, हमने खुद डिसाइड करनी होती है कि हम j की वैल्यू जो है वो क्या ले रहे हैं, और मैक्सिमम जो है हम j जो है वो मैक्सिमम उसकी वैल्यू वो ले सकते हैं जो कि v की वैल्यू v डैश होल उसका पॉजिटिव एब्सोल्यूट वैल्यू जो कि लेस देन 1 होगी। इट मीन j की वैल्यू नॉर्मली जो है वो हम लेस देन 1 कंसीडर करेंगे और वो v डैश मैक्सिमम जो है वो v डैश की वैल्यू इतनी हो सकती है लेस देन 1 से। इट मीन हम उस गिवन वैल्यू को 10 की पावर के ऊपर डिवाइड करते हैं, वो हम वैल्यू फिक्स कर देते हैं और उसकी बेस पे जो है वो हम उसे डिवाइड करते जाते हैं, और वो एक्चुअली जो है वो मैक्सिमम v डैश होता है। जो मैक्सिमम v डैश है हम उस j की वैल्यू वही कंसीडर करते हैं नॉर्मल।